हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तनवीर मैथ्स क्लासेस पर। और आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है क्लास 9th की मैथमेटिक्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है सर्किल। और ये हमारे सर्किल का पार्ट 1 है। इसको मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बेसिक बातें समझेंगे, कुछ थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर्किल की डेफिनेशन के बारे में। तो बच्चों, सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है यहां पर मैंने लिख रखी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इट इज अ 2-डायमेंशनल फिगर इन विच all points are equidistant from a fixed point, center is called circle। देखिए सर्किल बेसिकली होता क्या है, एक 2D फिगर होती है। मींस यहां पर सर्किल जो होता है बच्चा लोग, ये 2 डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें बेटा एक बात का ध्यान रखना है, जितने इसके सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, ये फिक्स पॉइंट जिसको सेंटर बोला गया है, ये सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं बेटा, इक्विडिस्टेंस पर होते हैं। अगर मैं बहुत सारे पॉइंट इस बाउंड्री पर ले लूं, ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, इस वाले फिक्स पॉइंट जिसको सेंटर बोला गया है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये सारी डिस्टेंस बेटा कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक, तो इसी इक्वल डिस्टेंस को अगर मैंने ओ बी यहां पर ले लिया तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं। तो रेडियस बच्चा लोग क्या होती है, यहां पर बेटा आपकी जो ए ओ है, ये भी आपके क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, दैट इज द ए ओ। ए और बी ओ के बीच में जो आपकी फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली ओ बी भी आपकी रेडियस ही होगी। ठीक, और सिमिलरली डायमीटर बेटा यहां पर ए बी कहलाया जाता है। ए बी का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसका एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, इस बाउंड्री पर लाई करते हैं। और वो लाइन हमेशा क्या करती है बेटा, इस सेंटर से पास होती है। वो हमेशा क्या कहलाती है, आपकी डायमीटर कहलाती है। ठीक है ना, तो डायमीटर क्या बेटा, यहां पर ए बी एक डायमीटर है। और अगर आप साफ साफ देखें, ये यहां से लेके यहां तक मीन्स ए से लेके ओ तक आपकी रेडियस है। सिमिलरली ओ से लेके बी तक ये भी आपकी रेडियस है। तो ए से लेके बी तक की अगर हम बात करें तो r प्लस आर दैट इज द 2r। तो हम समझ सकते हैं इस बात के लिए कि डायमीटर बच्चा लोग जो होता है ना, वो रेडियस का हमेशा डबल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं रेडियस का डबल कर दूं तो हमको क्या मिल जाता है, डायमीटर मिल जाता है। यहां पर बेटा एक लाइन मैंने और ड्रॉ की है सी डी। यहां पर देखिए, अगर एक ऐसी लाइन जिसके एंडिंग पॉइंट तो यहां पर सर्कमफ्रेंस या फिर बाउंड्री पर लाई करते हो, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रही हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये बेटा क्या है, एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या है, बेसिकली बेटा आपकी एक ऐसी लाइन होती है जो ज्वाइन करती है, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स है। और वो दोनों पॉइंट कहां पर लाई करते हैं, वो आपके करते हैं इस बाउंड्री पर, मीन सर्कमफ्रेंस पर। बेटा जो बाउंड्री है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसके लिए, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसके। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले आपको डिस्कस करना है आपके सिलेबस के हिसाब से थ्योरम नंबर 1 हमको डिस्कस करना है। ये क्या कहती है, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए इसमें ये बोला गया है कि जो अगर आपकी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड का मतलब यहां पर बेटा आपकी 2 कॉर्ड मैंने यहां पर बना रखी है। एक तो कॉर्ड आपकी ए बी है, एक कॉर्ड बेटा क्या आपकी ए बी है, ए से लेके बी तक। ठीक है, ये वाली ए बी है। और एक कॉर्ड क्या है, सी डी। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस की है तो ये दोनों क्या करती हैं बेटा, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब बनाएंगे। हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको जो प्रूफ करना है इस थ्योरम नंबर 1 को, तो हम नंबर 1 लिख लेंगे टू प्रूफ। और टू प्रूफ में क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो आपका एंगल ए ओ बी और डी ओ सी आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपको दिखाना है किसके इक्वल, एंगल डीओसी के दिखाना है। फिगर में आप देख सकते हैं डीओसी के इक्वल दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या दे रखा है इन्होंने, गिवन ये बोला है साफ साफ इक्वल कॉर्ड्स, मतलब यहाँ पर कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल दे रखी, मींस ए बी इक्वल टू सी डी दे रखा है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, यहाँ पर गिवन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे करना है प्रूफ। तो प्रूफ करते समय हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, अगर दोनों ट्रायंगल कंसीडर होंगे तभी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ओ बराबर एंगल ए बी बराबर एंगल डीओसी की होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। हमने 2 ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ए ओ बी ले लिया,
और दूसरा सीओडी ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर बेटा आप साफ साफ देख सकते हैं AOB एक रेडियस है और OD भी एक रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू DO लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे AO बराबर होगा किसके, DO के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस सर्किल की सारी कैसी होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बेटा यहाँ पर OB जो है वो किसके बराबर होगा, OC के होगा, ये भी रेडियस का काम करेगा। तो OB बराबर बेटा OC किसके होगा, ये भी रेडियस की वजह से दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्किल। और सभी एक सिंगल सर्किल में अगर हम एक सर्किल की बात कर रहे हैं तो इसमें सभी रेडियस कैसे होंगी, इक्वल होंगी। सिमिलरली AB इक्वल टू, यहाँ पर DC बराबर दे रखा है, AB इक्वल टू CD भी लिख सकते हैं आप लोग। तो AB इक्वल टू CD ये क्या बेटा आपको गिवन दे रखा है, यहाँ पर दो कॉर्ड की लंबाई गिवन है। तो बेटा यहाँ पर देखिए हमने ट्राइंगल्स की ऑल थ्री साइड्स को हमने इक्वल दिखा दिया। इट मीन दैट ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इंप्लाइज दैट ट्राइंगल AOB ये बेटा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल COD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, साइड 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 प्रॉपर्टी से। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका हर करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो इक्वल होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOB किसके इक्वल होगा, एंगल DOC के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। क्यों, क्योंकि बेटा हमने ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो बेटा ये CPCT से, एक CPCT प्रॉपर्टी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है ना, तो CPCT से बेटा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे और हमको ये प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दी कि अगर किसी भी कॉर्ड के किसी भी सर्किल के अंदर टू इक्वल कॉर्ड्स हैं अगर आपको दे रखी है, तो इस बात का ध्यान रखना इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, आई होप ये समझ में आया होगा। आपको इस तरीके से करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो कि सेकंड वाली थ्योरम आपको डिस्कस करनी है। सेकंड वाली बिल्कुल इसके बेटा कन्वर्स है। मुझे कहती है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है इक्वल कॉर्ड से। उसमें क्या था, आपको टू इक्वल कॉर्ड्स दे रखी थी, अब आपको प्रूफ करना था इक्वल एंगल्स। और यहाँ पर आपको दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, आपको प्रूफ करना है कि कॉर्ड कैसी है, इक्वल लेंथ की है। ठीक है ना, तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। ठीक है ना, गिवन से पहले आप ऐसा कर सकते हो, टू प्रूफ लिख लो। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD। ठीक है ना, AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है। थ्योरम आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल व्हेन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे हैं तो प्रूफ कीजिए कि जो आपकी कॉर्ड है ना वो कैसी इक्वल है। आपको AB इक्वल टू CD दिखाना है। ठीक है ना, यहां से आप लिख सकते हैं। अब गिवन देखो क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर गिवन जो दे रखा है बच्चा लोग वो दे रखा है एंगल AOB बराबर एंगल COD। बिल्कुल ये थ्योरम बेटा फर्स्ट वाले थ्योरम की कन्वर्स है। ये क्या है बेटा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट थ्योरम कन्वर्स है, उल्टी है। अब आपको लिखना है प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए बच्चा लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है दो ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल AOB आपको लेना है और दूसरा ट्राइंगल COD लेना है। इस फिगर में देखो एक ट्राइंगल आपको AOB लेना है और एक ट्राइंगल आपको COD लेना है। ठीक है ना, आप COD ले सकते हैं, DOC भी ले सकते हैं, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है। अगर हम देखूं बेटा यहाँ पर AO जो है ना किसके बराबर होगा, अगर मैं देखूं A बेटा किसके बराबर होगा, CO के बराबर होगा। ठीक है ना, तो बेटा ऐसा कर लो। ठीक है, A किसके बराबर होगा, CO के बराबर होगा। ठीक है ना, और सिमिलरली अगर मैं गौर से देखूं बेटा यहाँ पर एंगल भी इक्वल दे रखे हैं। एंगल AOB बराबर होगा इसके COD के। तो एंगल AOB बराबर COD के होगा, ये गिवन दे रखा है। ठीक है ना, ये गिवन है बेटा। ये AO बराबर CO इसलिए यहाँ पर रेडियस है, सर्किल की रेडियस सारी कैसी होती है, इक्वल होती है। अब एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर बेटा देखो साफ साफ एक चीज आपको और रखना है, OB इक्वल टू OC के होगा। OB किसके बराबर होगा, OC के होगा। ठीक है ना, या फिर यहां से हम लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात और, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया ना AO बराबर CO, AO बराबर C प्रूफ कर दिया, हम लिखेंगे OB इक्वल टू OD। OB किसके बराबर होगा, OD के। तो OB इक्वल टू OD की होगा। फिगर में आप देख सकते हैं ये भी रेडियस है सर्किल की, इस वजह से दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए आपने टू साइड्स इक्वल दिखा दिया, इसके मिड वाला एंगल आपने इक्वल दिखा दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंप्लाइज दैट ट्राइंगल AOB क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के।
और आप देख सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी से होगा, साइड एंगल साइड से होगा। ये किससे होगा, साइड एंगल साइड से प्रूफ होगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि ए बी बराबर सी डी के होगा, और ए बी बराबर सी डी क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो हम लिख सकते हैं किससे होगा, सीपीसीटी से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इसकी इक्वल होगी, और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, इस तरीके से। हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। आई होप समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है आपको। तो ट्रायंगल दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सीपीसीटी से आपको ए बी इक्वल टू सी डी दिखाना है, ठीक है ना। ये क्या है, सिंपली थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1। इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या दे रखा है, रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have the same radii, prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center। देखिए यहाँ पर बेटा ये बोला गया कि दो सर्किल है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनकी रेडियस सेम है। कहने का सेंस ये कि अगर बेटा दो सर्किल में यहाँ पर कंसीडर कर लिए, इस सर्किल का सेंटर बेटा ओ है और इस सर्किल का सेंटर बेटा क्या है, ओ डैश है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों की रेडियस सेम है तो बेटा इसकी रेडिया मान ये वाली है तो इसकी रेडिया भी सेम होगी, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, और चूंकि दोनों के दोनों सर्किल ही कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इन दोनों की रेडियस भी कैसी होगी, सेम होगी। और एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर टू सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो जब भी हो सकते हैं जब उनकी रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सेंटर इसका ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, तो इनके द्वारा एक कॉर्ड ये बनेगी, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, और इसके द्वारा जो कॉर्ड बनेगी उसका नाम होगा सी डी। कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। आपको प्रूफ करना है कि बेटा ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है जिसकी रेडियस इक्वल है, साफ साफ ले रखा है, सेम रेडियस बोला है इन लोगों ने, ठीक है ना। आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों की जो कॉर्ड है ना वो क्या कर रही है, सेंटर पे एंगल कैसी है, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। और आपको पता हो कि जब दोनों के दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, दोनों के दोनों सर्किल कैसे हैं बच्चा लोग, कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको ये पता, अभी आपने थ्योरम की थी कि अगर दोनों, ठीक है ना, कि अगर दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस इक्वल है, तो जाहिर सी बात है उनकी कॉर्ड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। अब देखिए हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ ही करना है, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, मीन्स इस वाली कॉर्ड की लेंथ इसके प्रूफ दिखाना है, इसके इक्वल दिखाना है, ठीक। तो आपको प्रूफ करना है ए बी, नहीं आपको ये दिखाना है, आपको दिखाना है कि एंगल ये वाला एक्स एंगल है और ये वाला एंगल वाई है, सपोज कर लो, तो एंगल एक्स बड़ा एंगल वाई दिखाना है। आपको कॉर्ड की लेंथ तो दे रखी है, इन्होंने साफ साफ दे रहा है ना, इक्वल कॉर्ड से बोल रखा है, सॉरी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट है और आपको प्रूफ करना है कि इक्वल कॉर्ड्स जिसके इन दोनों की कॉर्ड्स कैसी इक्वल है और ये दोनों इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। आपको एंगल एक्स बराबर एंगल वाई के दिखाना है। तो आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है फ्रॉम फिगर। और गिवन क्या दे रखा है बच्चा लोग, इन्होंने गिवन दे रखा है इन्होंने कॉन्ग्रुएंट सर्किल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल आपकी जोड़ना पड़ेगा। आपको प्रूफ करना है टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स विद इक्वल कॉर्ड्स, विद इक्वल कॉर्ड्स, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज ए बी इक्वल टू क्या बेटा यहाँ पर सी डी क्या होगा। आपको ये प्रूफ करना, प्रूफ ये बेटा गिवन दे रखा है। अब प्रूफ करना क्या है, एंगल एक्स वाला एंगल वाई के, आप डालेंगे प्रूफ इस तरीके से। अब प्रूफ डालने के बाद आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल लेना है, एंगल ए ओ बी, एक ट्राइंगल आपका हो गया इन ट्राइंगल, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया और ये वाला ट्राइंगल, हम दो ट्राइंगल लेते हैं, ठीक। अब देखिए करेंगे क्या, यहां पर बेटा देखिए ए ओ बराबर किसके होगा, ए बराबर होगा बेटा सी ओ के, ठीक है ना। क्यों होगा बेटा, क्योंकि यहां पर क्या है, सर्किल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल की वजह से होगा, ठीक है ना, सर्किल बेटा कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली यहां पर देखिए ओ बी बराबर किसके होगा, ओ डैश डी के होगा, यहाँ पर डैश लिखा जाएगा सी ओ डैश, ठीक है, सर्किल के सेंटर अलग अलग है।
तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ओ बी बराबर किसका होगा, ओ डैश डी के होगा। ओ बी बराबर और किसका होगा, ओ डैश डी के होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल दे रखी, ए बी इक्वल टू सी डी, और ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, सी डी दे रखा है, ये गिवन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है यहाँ पर। अब आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि बेटा यहाँ पर सर्किल की 3 साइड्स को मैंने इक्वल दिखा दिया है, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल सी ओ डैश डी के, सी ओ डैश डी के क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां से बेटा आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बेटा एंगल एक्स बराबर एंगल बाई क्या होगा, तो मैं लिख सकते हैं एंगल एक्स बराबर एंगल बाई क्या होगा, सीपीसीटी की प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। और आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, 2 ट्रायंगल लेना आपके लिए, और 2 ट्रायंगल लेने के बाद आप कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करेंगे सीपीसीटी से बेटा ये एंगल एक्स बराबर एंगल बाई के हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, अच्छे से पढ़ लीजिए इसके लिए। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए क्वेश्चन नंबर जब बना आपने किया था उसमें क्या था, उसमें था कि इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, आपको ये प्रूफ करना था। यहाँ पर जो दे रखा है वो ये बोला है कि बेटा यहाँ पर कि सेंटर पर एंगल कैसे इक्वल है, मींस इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल के सेंटर पर एंगल अगर आपको इक्वल दे रखे हो और आपको प्रूफ करना है कि इनकी कॉर्ड की लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी। बस कुछ नहीं करना है इसमें। या बेटा ये वाला एंगल सेंटर इसका ओ मान लो, ये रेडियस आर है, ये वाली आर हो जाएगी। एक कॉर्ड इसमें ए बी है, इस वाले सर्किल का सेंटर कंसीडर करता हूं मैं ओ डैश, और बेटा इसकी कॉर्ड की लेंथ कितनी है, सी डी मान लो बेटा, ठीक। अब चूंकि कॉन्ग्रुएंट है बेटा तो इसकी रेडियस ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ठीक है। यहां पर जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, या ठीक है बराबर दे रखा है। देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी, और यहाँ पर एंगल इक्वल दे रखे हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा है ये, तो टू प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूफ, और आपको प्रूफ करना है यहाँ पर प्रूफ करना है, आपको दिखाना है कि दोनों कॉर्ड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। और गिवन क्या दे रखा है बेटा वो लिख लो यहाँ पर। तो गिवन यहाँ पर दे रखा है साफ साफ कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, टू congruent circles with equal angles, with equal angles at their center। सेंटर पे बेटा कैसे एंगल इक्वल दे रखे हैं, एट देयर सेंटर, दैट इज एंगल एक्स बराबर एंगल बाई यहां पर दे रखा है। अगर मैं इस फिगर से बात करूं, ठीक है, इस फिगर मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो आपको गिवन दे रखा है, ठीक है ना। अब करना क्या, प्रूफ करना है आपको। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम 2 ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एक ट्रायंगल ए ओ बी और सेकंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी। आपने 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लिए, ठीक है ना। आप साफ साफ देख सकते हैं बेटा ये भी रेडियस आर है, ये भी आर है, क्योंकि दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बराबर किसके, सी ओ डैश के हो जाएगा। तो ये लिखेंगे ए ओ बराबर सी ओ डैश, बेटा क्यों, रेडियस की वजह से, सर्किल रेडियस है, ठीक है ना। और साफ साफ देख सकते हैं बेटा एंगल एक्स बराबर एंगल बाई के गिवन दे रखा है ये। तो एंगल एक्स बराबर एंगल बाई के होगा, ये गिवन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद करना क्या है बेटा, यहाँ पर ओ बी एक रेडियस है, ओ डैश डी भी रेडियस है, दो भी इक्वल होंगे। तो यह लिख सकता हूं ओडी इक्वल टू क्या लिखूं, ओबी, ओबी इक्वल टू ओ डैश डी के होगा। बेटा क्या है, सर्कल की रेडियस है, ये भी रेडियस की वजह से इक्वल होगा। तो देखिए हमने 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल दिखा दिया। तो ट्राइंगल आपका ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, ट्राइंगल सी ओ डैश डी के, ठीक है ना। किस प्रॉपर्टी से होगा, साइड एंगल साइड से होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बेटा ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर होगा। तो जब ये दोनों ट्राइंगल
कॉन्ग्रेंट होगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर होगा कि सी पी सी टी से बराबर होगा, और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, हैज प्रूव्ड, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है, बस थ्योरम्स इन्होंने वापस रिपीट वही कर दी ये क्वेश्चंस के तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्या पढ़ना है आपको, अगला है थ्योरम नंबर थर्ड आपको पढ़ना है। थर्ड थ्योरम क्या कहते हैं, पढ़िए अच्छे से। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बेटा ये कह रहे हैं कि सेंटर से, अगर मैं यहां पर देखो, यहां बोला गया है कि सेंटर से अगर आपने कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे आपने डाला तो वो क्या करता है, कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या फिर बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं ओ को ए से मिलाऊंगा, मुझे प्रूफ करना है। ये करना क्या है बेटा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इसको ओ को जो है, मैं ओ को मिलाऊंगा ए से, और इस वाले ओ को मिलाऊंगा मैं ए डैश से, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यह लिखूंगा टू प्रूफ। मुझे जो प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है बेटा कि ए डैश बेटा बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ए एम बराबर ए डैश एम, मुझे प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है ए एम बराबर ए डैश एम प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे ए एम बराबर ए डैश एम प्रूफ करना है। तो यहाँ पर बेटा जो गिवन दे रखा है वो लिखूंगा, यहाँ पर मैं गिवन क्या दे रखा है, यहाँ पर यह दे रखा है बेटा ओ एम क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ओ एम क्या है, तो मेरे को ओ एम परपेंडिकुलर ए डैश, ये बट आपको गिवन दे रखा है। इसका मतलब है दैट इज, इसका मतलब है एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल ए डैश एम ओ, जो कितने का 90 डिग्री का। ये इतनी वैल्यू आप गिवन दे रखी है, ठीक है ना, ये बात आपको बता रखी है। आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको बस सेंटर ओ को ज्वाइन करना है ए से और ए डैश से। मैंने ओ को ज्वाइन कर दिया ए से और ए डैश से, तो मैं लगा ज्वाइन ओ टू ए एंड ए डैश। मैंने एक ओ को जो है ए और ए डैश से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल कंसीडर करूंगा बेटा। एक ट्रायंगल आपका ए एम ओ या फिर ओ एम ए, और सेकंड वन ओ एम ए डैश। मैं पहले ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम ए डैश। आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं दो ट्रायंगल कंसीडर किया हूं, एक ट्रायंगल ओ एम ए, सेकंड वन ओ एम ए डैश। अब देखिए करना क्या है, आपको पता है बच्चा लोग ओ ए बराबर ओ ए डैश क्या होगा बेटा, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस होगी, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश, ठीक। क्यों बेटा, ये रेडियस सर्किल की क्या है बेटा, ये रेडियस है। सिमिलरली मैं यहां पर लिख सकता हूं ओ एम बराबर ओ एम क्यों होगा, क्योंकि बेटा कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, ओ एम इक्वल टू ओ एम क्यों होगी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ये कॉमन है दोनों में, कॉमन साइड है। और आपको पता हो, आपने बताया कि यहाँ लिखा है कि ए एम ओ बराबर ए डैश एम ओ, जो कि 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है। तब मैं इस बात को रिपीट करके लिख सकता हूँ, एंगल ए एम ओ बराबर होगा एंगल ए डैश एम ओ, जो कि 90 डिग्री का है, ठीक है ना। ये गिवन दे रखा है, इसका रीजन लिख के गिवन दे रखा है। अब देख करना क्या है बेटा, यहाँ मैं इसको इस तरफ करके देखता हूँ। आपने क्या किया, एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया और एक हाइपोटेन्यूज आपने इक्वल दिखा दिया। बेटा ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, टू साइड्स, एक एंगल मैंने इक्वल दिखा दिया। तो मैं लिख सकता हूँ इंप्लाई दैट ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा ओ एम ए डैश के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब इंप्लाई दैट किस क्राइटेरिया से होंगे, आरएचएस। आरएचएस में ना आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ी है तो मैं इसको भी कवर कराऊंगा। उसमें बोला जाता है कि अगर आप किसी दो डायरेक्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, उसकी हाइपोटेन्यूज और एक अदर साइड अगर आपने इक्वल दिखा दी और एक एंगल 90 डिग्री का आपने इक्वल दिखा दिया, तो भाई आरएचएस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। अब दोनों ट्रायंगल बेटा आरएचएस से कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो बेटा ए एम बराबर ए डैश एम क्यों जाएगा, इंप्लाई दैट ए एम बराबर किसके बराबर जाएगा, ए डैश
एम के होगा। और यही आपको प्रूफ करना था कि बेटा ए डैश जो है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं, आपको ये प्रूफ भी करना था, ठीक है ना, साफ साफ लिख रखा है, ठीक है ना। इसका मतलब है हैंस परपेंडिकुलर सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट्स कॉर्ड, हमेशा कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। आपको ये प्रूफ करना है बस, हैंस प्रूव्ड। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा, इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन आपकी तरफ। नेक्स्ट थ्योरम आपको फोर्थ वाली पढ़नी है, जिसको बोला गया द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द। देखिए ये बिल्कुल थर्ड वाले थ्योरम की क्या बिल्कुल उल्टी है। इसमें बोला गया था कि परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और यहां पर आपको बताना है कि अगर बेटा ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो आपको ये दिखाना है कि OM क्या है, परपेंडिकुलर है, मींस आपको ये 90 डिग्री का दिखाना है, ठीक है ना। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे टू प्रूफ करने के बाद आपको प्रूफ करना है OM परपेंडिकुलर AA डैश, आपको प्रूफ करना है OM परपेंडिकुलर AA डैश। ये कहीं A डैश पॉइंट है, ये थोड़ा अलग बन गया है, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ करना है, मीन्स आपको यहां पर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल AMO बराबर एंगल A डैश MO आपको 90 डिग्री का दिखाना है, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा गिवन क्या दे रखा है, गिवन लिख लो, गिवन दे रखा है इन्होंने कि कॉर्ड बेटा बाइसेक्ट हो रही है, मीन्स AM बराबर A डैश M के आपको दे रखा है, AM बराबर A डैश M को गिवन दे रखा है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा अगेन हम, इससे पहले थोड़ा हमने किया था। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है O को A से, और आपको क्या करना है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, ये है कि आपको O को A से जोड़ना है, और O को जो है A डैश से भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन है। तो जाहिर सी बात है बेटा OA भी एक रेडियस होगी और ये भी एक रेडियस होगी, ठीक है ना। तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन लिखना है इस बात की, ज्वाइन O टू A एंड A डैश। आपको O को जो है A और A डैश से ज्वाइन करना है, आपको करना है प्रूफ, ठीक है ना। हम लिखेंगे प्रूफ। देखिए आपको दो ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल लेना है OMA, एक ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल OMA, और दूसरा लेना है बेटा आपको OMA डैश एंड ट्रायंगल OMA डैश। आपको दो ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पर OA किसके बराबर होगा, OA डैश के होगा, क्यों, सर्किल रेडियस है, ठीक। सिमिलरली आपको पता है कि OM कॉमन है, तो लिखेंगे OM इक्वल टू OM के बराबर होगा, ये कॉमन साइड है बेटा, क्या है, ये कॉमन साइड है, ठीक है ना। सिमिलरली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर गिवन दे रखा है AM बराबर A डैश M दे रखा है बराबर, तो A डैश AM बराबर किसके होगा, A डैश M के होगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा गिवन है। देखिए क्या है बेटा, ये गिवन दे रखी है, ठीक है ना। तो बेटा बाई एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, OMA डैश की, किस प्रॉपर्टी से, ट्रिपल एस, साइड 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 से, क्योंकि आपने तीनों साइड से इक्वल दिखा दी। इसका मतलब है बेटा यहाँ पर एंगल AMO बराबर किसके होगा, A डैश MO के होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल AMO इक्वल टू किसके होगा, एंगल A डैश MO के इक्वल होगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है, मैंने दो ट्रायंगल यहां पर क्या किए, कॉन्ग्रुएंट किए। अब करना क्या है आप लोगों को, करना ये है, मैं यहां पर क्या करता हूं बेटा, यहां पर A डैश क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहां पर कॉर्ड दे रखी है। सिंस A डैश is a chord, so it will be a straight line। ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, जाहिर सी बात है। जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो मुझे पता है कि बेटा इस स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल्स बनते हैं
उनका सभी का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए डैश एम ओ इन दोनों सम कितना 180 डिग्री होगा, क्यों? बाय लीनियर प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है ना। आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 से ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं ए एम ओ को ए डैश एम ओ लिख सकता हूं या फिर ए डैश एम ओ को मैं ए एम ओ लिख सकता हूं। इंप्लाई दैट तो एंगल ए एम ओ प्लस इसकी जगह पर मैं ए एम ओ भी लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 से दोनों क्या इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने इक्वल दिखा दिया। अब इसको मैं डबल करके लिख सकता हूं, इसको ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ जो कि इक्वल होगा 180 डिग्री के, तो यहां से एंगल ए एम ओ कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, इससे कैंसिल हो जाएगा, 90 टाइम जाएगा, तो एंगल ए एम ओ कितना 90 डिग्री का आ गया। फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, एंगल ए एम ओ इक्वल होगा एंगल ए डैश एम ओ जो कि कितने का 90 डिग्री का, आपको यही दिखाना है। ठीक है ना, आपको यही दिखाना है, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब है कि अगर बेटा कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है ना, इसका मतलब है कि वो क्या है, ओएम क्या परपेंडिकुलर होगा, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है ना, यहां तक इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगली थ्योरम बेटा 5th वाली आपको देखनी है। बोलते इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए इसमें ये बोला गया है, इसको बेटा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। इसमें ये बोला गया है कि इक्वल कॉर्ड हमेशा क्या होती है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है किसी भी सर्किल में। माने सर्किल है तो इस सर्किल में बेटा हमेशा ये दोनों कॉर्ड क्या होंगी, ये दोनों कॉर्ड हमेशा अगर इक्वल है, मीन्स यहां पर अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि अगर पी क्यू बराबर आर एस है, अगर ये बोल रहे हैं कि अगर पी क्यू बराबर यहां पर बेटा आर एस दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ओ से लेके एल तक की डिस्टेंस, इसका मतलब है कि ओ एल बराबर होगा किसके होगा, ओ एम के होगा। ठीक है, अगर ऐसा है, इफ पी क्यू बराबर क्या है, आर एस के होगा। अगर पी क्यू बराबर आर एस के है, मीन्स अगर किसी भी सर्किल के अंदर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो हमेशा वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ठीक है ना, इसमें ये बोला गया है। अगली थ्योरम देखते क्या बोलती है। अगली थ्योरम कहती है कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। देखिए अब इसका उल्टा है 5th वाले। इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि इक्वल कॉर्ड हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। यहां पर बोला गया कि अगर सेंटर से 2 कॉर्ड की डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, तो हमेशा कॉर्ड की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है, ये बोला गया। बिल्कुल दोनों एक दूसरे कन्वर्स हैं। ठीक है ना, अगले देखते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से पढ़िए और जब तक मैं पानी वगैरह पी लेता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 2 circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm and the length of the common chord। देखिए इसमें बोला क्या है, इसमें ये बोला गया कि एक सर्किल दे रखा है बेटा, एक बड़ा सर्किल है एक छोटा सर्किल है। जब बड़ा सर्किल है बेटा उसकी रेडियस कितनी है, मान लिया इसका सेंटर यहाँ पर लाई करेगा और छोटे वाले सर्किल सेंटर हमेशा अंदर लाई करेगा। इसमें 2 सर्किल बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लिया कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर ए है और नीचे वाला इंटरसेक्शन पॉइंट बी है। छोटे वाले सर्किल का सेंटर मैंने बेटा कंसीडर कर लिया यहाँ पर ओ डैश और बड़े का कर लिया ओ। अब इसमें यह बोला गया कि जो बड़ा वाला सर्किल है बेटा उसकी रेडियस कितनी है, तो बेटा ये भी रेडियस काम करेगी, कितनी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये बोल रहे हैं कि छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो बेटा ये भी एक रेडियस काम करेगी। ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है ना, और 2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इन्होंने, साफ साफ बोल रखा है इन्होंने कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। कितना है 4 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है लिख लो। इसमें इस फिगर से अगर हम देखें, इस फिगर से अगर हम गौर से देखें तो फिगर में आपको क्या क्या चीज गिवन दे रखी है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन डाल के। सबसे पहले गिवन दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर देखो साफ साफ कि ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है, ए बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और अब मैं बात करूं बेटा ए ओ डैश कितना दे रखा है, ए ओ डैश की वैल्यू बेटा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और ओ ओ डैश की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। इतनी वैल्यूज आपको गिवन है। अब देखिए करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। आपको निकालना है कि इन दोनों की कॉमन कॉर्ड की लेंथ, मतलब आपको इसकी लेंथ निकालनी है इसकी।
ए बी की, आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी, कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि बेटा सेंटर से कॉर्ड पर अगर आपने कोई एक लाइन डाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बेटा ए ओ डैश ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ पे बेटा ए ओ दे रखा है, आपको ए ओ डैश दे रखा है, ओ डैश ओ दे रखा है। आपको प्रूफ ये करना कि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, अगर ट्रिपलेट्स हैं, इट मींस बेटा ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा एट ओ डैश, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ये लिखेंगे नाउ, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ, ए ओ डैश ओ, इस ट्राइंगल में देखते हैं बेटा। अब देखिए यहां पर चेक करते हैं, ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर क्या बेटा, ए ओ डैश के स्क्वायर प्लस ओ डैश के स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा, आपके प्रूफ कर देखते हैं। यहां पर बेटा देखिए ए ओ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां दे रखा 5 का स्क्वायर, दैट इज द, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए ओ डैश की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ओ डैश कितना है, ये 4। अब चेक करते हैं क्या ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा पाइथागोरस थ्योरम को। तब चेक करते हैं बेटा, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इधर हो गया 25, इधर भी हो गया 25। इसका मतलब इंप्लाई दैट लिखेंगे इट सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। सो ट्राइंगल ए ओ डैश ओ इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या होगा ये, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। अब जब बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, अब किस पर है ये, एट ओ डैश, ओ डैश पर। ये जब 90 डिग्री का हो गया तो एक थ्योरम याद करो, थ्योरम कहती है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाला गया हमेशा इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम थ्योरम, नॉट फ्रॉम थ्योरम ओ डैश बाइसेक्ट ए बी, ये बी को बाइसेक्ट करेगा। जब बाइसेक्ट करने का मतलब है बेटा ए ओ डैश बराबर ओ डैश बी के होगा, इंप्लाइज दैट जो ए बी होगा बेटा आपका वो ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी के बराबर होगा। या बेटा ए ओ डैश क्या होगा, और यहां से दैट इज, एक बात और लिख लो, तो बाइसेक्ट ए बी करेगा, इसका मतलब है ए ओ डैश के बराबर होगा ओ डैश बी के, ठीक है। या फिर बी ओ डैश के बराबर, बात एक ही है, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की लेंथ कितनी फाइनली कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी ए बी की लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया, कुछ नहीं करना है, आपको पहले दिखाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर ओ डैश पर राइट एंगल बनेगा। अब आपको थ्योरम पता है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी भी कॉर्ड पर, उसको बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है ए ओ डैश बराबर ओ डैश बी के होगा। तो आपको पता है ए बी बराबर होगा ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, जबकि ए ओ डैश आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी 3 होगा, जब ये 3 है तो ये वाला भी 3 होगा। तो ए बी की लेंथ कितनी, 3 प्लस 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको ये निकालना था, ठीक है, इस तरीके से। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से पढ़िए इसको, क्या कह रहा है, टू इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल intersect within the circle, prove that the segment of bent chord are equal to corresponding segments of the other chord। देखिए इसमें ये बोला गया कि बेटा किसी भी सर्किल के अंदर आपके लिए 2 कॉर्ड इक्वल दे रखी है, 2 कॉर्ड कैसी है, इक्वल दे रखी है। सपोज कर लीजिए बेटा कॉर्ड आपकी ए बी है, ये कॉर्ड आपकी सी डी है। सेंटर बेटा सपोज कर लो यहाँ पर है, इसका थोड़ा सेंटर में हम मान लेते हैं बेटा क्या इसके यहाँ पर है ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गिवन दे रखा है तो वो लिखो यहाँ पर। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ। आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि सेगमेंट करस्पॉन्डिंग कॉर्ड की इक्वल होंगी। मींस आपको अगर इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये ई है, ठीक है ना, तो आपको प्रूफ करना है सी इक्वल टू बी, ये सेगमेंट होती है, सी इक्वल टू आपको बी प्रूफ करना है। एंड आपको प्रूफ करना है सेकंड वन, आपको प्रूफ करना है
डी इक्वल टू ए, आपको सेकंड प्रूफ करना डी इक्वल टू ए या फिर ई, ये बात एक ही है। आपके दोनों सेगमेंट को इक्वल दिखाना है। इसमें जो गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है बच्चा लोग। यहाँ पर आपके लिए बोला गया कि दोनों कॉर्ड कैसी हैं, इक्वल है, मींस ए बी इक्वल टू सी डी दे रखा है, ए बी इक्वल टू आपको सी डी दे रखा है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेटा, इस वाले सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस वाली कॉर्ड पर, सी डी पर मैंने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर बेटा, सेंटर से मैंने इस वाली कॉर्ड ए बी पे मैंने डाल दिया, ठीक। और यहां से बेटा एक मैंने इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्टर मैंने इसके बीच में डाल दिया ओ, जो कि हमारा इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं सबसे पहले मानता हूं कि अगर मैंने सी डी पर बेटा एक परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर एल पॉइंट पर पड़ रहा है, और ए बी पर परपेंडिकुलर बेटा मैंने मान लिया कि ये एम पॉइंट पर पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी लिखना है मुझे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है मुझे, ये लिखना है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ टू द सी डी, सी डी पर मैंने डाला ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, आपको तो परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है ना। अब फिगर से देखिए, अब प्रूफ करना है मुझे। देखिए यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल लेता हूं बच्चा लोग, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूं ओ एल ई और सेकंड लेता हूं ओ एम ई। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई। आप फिगर में देखिए गौर से, यहाँ पर देखिए मैंने ट्रायंगल ओ एल ई लिया, सेकंड वाला ओ एम ई लिया, ठीक। अब करना क्या है, आपको पता है कि बेटा इक्वल कॉर्ड्स पर हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ भी इक्वल होती है। थ्योरम कहती है कि अगर आप टू इक्वल कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होती है, आपने थ्योरम पढ़ी थी। तो यहां से लिख सकता हूं ओ एल इक्वल टू क्या होगा, आपका ओ एम के बराबर होगा। तो यहां पर एक रीजन लिखेंगे बाय थ्योरम। थ्योरम कहती है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स पर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है हमेशा इक्वल होगा इन लेंथ। इसी तरीके से आपको पता है ओई कॉमन है, तो ओई इक्वल टू ओई के बराबर होगा, क्यों, ये चलो कॉमन है, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा ये एल एंगल एल बराबर एंगल एम के होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो एंगल एल इक्वल टू एंगल एम के बराबर, जो कि 90 डिग्री है क्योंकि यह परपेंडिकुलर है। यहाँ पे रीजन लिखेंगे ओ एल परपेंडिकुलर किसके होगा, सी डी के है, और यहाँ पर सिमिलरली ओ एम परपेंडिकुलर किसके है बेटा, ए बी के है। इसका रीजन भी लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एंगल 90 डिग्री इक्वल दिखा दिया, हाइपोटेन्यूज इक्वल दिखा दी, ये बाई आरएचएस दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इंप्लाई दैट ट्रायंगल, तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एम ई के, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या करना है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब है बेटा मैं यहां पर कह सकता हूं एल ई बराबर एम ई के होगा, ठीक है ना। अगर मैं ओ एल ई ट्रायंगल और एम ई दोनों, इसका मतलब है कि मुझे बराबर पहले दिखाना पड़ेगा कि एल ई बराबर किसके होगा बेटा, एम ई के होगा। तो यहां लिखूंगा एल ई इक्वल टू एम ई के होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये सीपीसीटी से मैंने प्रूफ कर दिया। यहां तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब देखिए करना क्या है, अगर मैं बेटा मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर सी एल है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी सेंटर से परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, डिवाइड करता है। मींस यहाँ पर सी एल बराबर सी डी के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ए एम इक्वल टू बी एम के हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर में 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ पर कि दोनों इक्वल कॉर्ड से, इक्वल कॉर्ड है ना, इक्वल कॉर्ड का मतलब है कि सी एल बराबर होगा किसके, बी एम के हो सकता है कि भाई अगर 2 इक्वल कॉर्ड को हम हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इनका पार्ट भी तो इक्वल होगा, जाहिर सी बात है ना। तो हम लिखेंगे कि बेटा ये दोनों कॉर्ड कैसी इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस सी डी इक्वल टू ए बी, ये गिवन है, ये बात तो गिवन है ना। अगर मैं इन दोनों को हाफ कर दोनों तरफ को तो वैल्यू इक्वल रहेगी ना, तो सी डी अपॉन 2 बराबर
ए बी अपॉन टू ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपने टू इक्वल पार्ट को हाफ हाफ कर दिया दोनों तरफ तो इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपको पता है सी डी का हाफ कितना होगा, सी डी का हाफ बेटा कितना होगा हमेशा, अगर मैं सी डी का हाफ कर दूं तो कितना होगा, सी डी का हाफ कितना होगा, सी एल होगा। तो मैं इसको सी एल लिख सकता हूं। और ए बी का हाफ कितना होगा, अगर मैं ए बी का हाफ देखूं तो बेटा कितना होगा, बी एम होगा, बी एम होगा। जाहिर सी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, यहां पर इक्वेशन 1 को और 2 को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, एलएचएस वाला एलएचएस तक जुड़ेगा तो एल ई प्लस सी एल, एल ई प्लस सी एल, तो लिख सकता हूं एल ई प्लस सी एल। और आरएचएस वाला आरएचएस में जुड़ेगा, देखिए एम ई प्लस बी एम, ठीक है ना, एम ई प्लस बी एम। अब गौर से देखो बेटा, यहां पर अगर मैंने एल यू को सी एल में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, सी ई बन जाएगा। तो मैं इसको पूरी वैल्यू क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सी ई। अगर आप देखें सी एल प्लस एल ई कितना, सी ई हो गया। और एम ई की अगर बात करूं बेटा, एम ई प्लस बी एम जोड़ दूंगा तो बी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, बी ई हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, एक तो आपने ये प्रूफ कर दिया सी बराबर बी, देखिए सी बराबर बी प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना डी इक्वल टू ए। अब देखिए इसमें करना क्या है, करना यह है कि अगर मैं बच्चा लोग एल डी में से एल ई माइनस कर दूं, एल डी में से एल ई माइनस कर दूं, मुझे पता है बेटा अगर मैं यहां पर इसको इक्वेशन नंबर ए मान लूं, ठीक है ना। अब लिखूंगा फ्रॉम ए। अब फ्रॉम ए में देखिए बेटा सी डी का हाफ कितना हो जाएगा, सी डी का हाफ बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, एल डी भी लिख सकता हूं। तो भैया यहां पर मैं सी डी का हाफ लिख सकता हूं एल डी, और यहां पर ए बी का हाफ मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का हाफ मैं क्या लिखता हूं, ए एम लिख सकता हूं। अगर आप देखें ए बी का हाफ ए एम, क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा इसके लिए, तो मैं इसका हाफ ए एम भी लिख सकता हूं। ए बी का हाफ ए एम लिख दिया, ठीक है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर बेटा 3। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि बेटा इक्वेशन नंबर 1 थर्ड में से माइनस करनी है। तो लिखूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड में से आपको माइनस करनी है। तो देखिए एल डी में से मैं पहले एल ई माइनस करूँ, एल एच एस वाले में से एल एच एस, थर्ड में से मुझे फर्स्ट वाली माइनस करना है, ठीक है ना। तो एल डी में से मुझे माइनस करना है बेटा क्या, एल ई माइनस करना है। और इसी तरीके से ए एम में से मुझे माइनस करना है एम ई, तो ए एम माइनस एम ई। अब आप फिगर में देखो बेटा एल डी में से अगर एल ई माइनस कर दिया क्या बचेगा, ई डी बचेगा, ई डी बचेगा ना, या फिर डी ई बचेगा, बात एक ही है। और बेटा ए एम में से अगर मैंने ए ई माइनस कर दिया क्या बचेगा, ए ई बचेगा। और यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, हैज प्रूव्ड। ठीक, कुछ नहीं करना है बेटा आपके लिए, जैसे मैंने यहां बताया आप इसको अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं किया मैंने, बस यहां पर थ्योरम का यूज किया है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, चलिए बच्चे लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद द सर्किल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं क्या बोल रहा है। ये कह रहा है बेटा एक सर्किल है और इस सर्किल में बेटा आपके पास टू कॉर्ड आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और दोनों कॉर्ड की लेंथ कैसी है बच्चों, इक्वल है। मीन्स यहाँ पर एक आपकी कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड आपकी सी डी है, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल लेंथ में। तो सबसे पहले क्यों गिवन क्या देखा है, तो सबसे पहली बात आप ये लिखो, गिवन लिख लो। और ये गिवन कह रहा है ए बी इक्वल टू सी डी, ये वैल्यू आप गिवन दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सेंटर से बेटा आपने इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक लाइन ज्वाइन की। मींस इसका इंटरसेक्शन मान लो ई है, ये सेंटर हो रहा, तो सेंटर से बेटा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से आपने एक लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये बोल रहा है कि बेटा ये वाला एंगल एक्स अगर सपोज कर लिया, ये एंगल आपने बाई सपोज कर लिया, तो आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल एक्स बराबर बाई क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस वाले सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, जो कि यहां पर ए बी पर पड़ेगा एट पॉइंट एम। और अनदर परपेंडिकुलर बेटा मैं सी डी पर डालता हूं, और मैंने एट पॉइंट एन पर डाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको। जो प्रूफ करना है तो टू प्रूफ मैं लिखूंगा, आपको प्रूफ करना है एंगल एक्स बराबर एंगल बाई दिखाना है।
ठीक है ना। और थोड़ा सा बस आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, तो कंस्ट्रक्शन आपको क्या लिखना है, तो लिखेंगे ड्रॉ अ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। आपने OM परपेंडिकुलर AB पे डाल दिया और ON जो है CD पे डाल दिया। ठीक, अब देखिए आपके पास दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, एक ट्रायंगल होगा OME, एक एंड ट्रायंगल होगा ONE। ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम लेंगे यहां पर दो ट्रायंगल, प्रूफ डालेंगे यहां पे और यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे बच्चा लोग, OME। ठीक, तो इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल बेटा सेकंड वाला ट्रायंगल कौन सा, ONE हो जाएगा, एंड ONE। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको लेना है। अब करना क्या है, करना ये है, अब देखिए साफ साफ यहां पर बच्चों लोग, यहां पर आपको पता है कि जब दो कॉर्ड इक्वल होती है तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ भी इक्वल होती है। ठीक है ना, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा OM इक्वल टू ON। सबसे पहले बात तो OM बराबर ON की होगा, क्यों, इसका रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द इक्वल कॉर्ड्स ऑलवेज इक्वल, कि सेंटर से डाला गया इक्वल कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर हमेशा इक्वल लेंथ में होता है, ऑलवेज इक्वल। ठीक है ना, ये थोड़ा हमने पढ़ी थी इससे पहले, आपने उसको पढ़ा होगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है बच्चा लोग, यहाँ पर एंगल M बराबर एंगल N, दैट इज 90 डिग्री होगा, तो एंगल M इक्वल टू एंगल N के बराबर होगा, जो कि कितने का, 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए OE कॉमन रहेगा दोनों में, तो OE इक्वल टू OE कैसा होगा, ये बच्चा लोग ये कॉमन साइड है। अब देखिए यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने एक हाइपोटेन्यूज इक्वल दिखा दी, एक एंड साइड इक्वल दिखा दी, बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इंप्लाई दैट ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ONE के, किस क्राइटेरिया से, RHS से। जब बच्चों लोग ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, मतलब एंगल X बराबर एंगल Y क्या होगा, इंप्लाई दैट एंगल X बराबर एंगल Y क्या होगा, क्यों होगा बेटा, ये CPCT के थ्रू होगा। ठीक, आपको ये निकालना था, ये प्रूफ कर दिया मैंने, हैज प्रूव्ड। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल विद द सेम सेंटर विद सेंटर O एंड ABCD प्रूव दैट। देखिए इसमें प्रूव करना क्या है, यहाँ पर बेटा देखिए दो आपको टू कंसेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं, सेंटर कैसा है, कॉमन है, सेम है, एक छोटा वाला सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, दोनों का सेंटर सेम है, जो कि O है। यहाँ पर बेटा ये दोनों सर्कल को एक लाइन क्या कर रही है, एक काटती हुई जा रही है। ठीक है ना। अब देखिए माना ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन A है, ये वाला आपका इंटरसेक्शन पॉइंट B है, ये वाला C है, ये वाला D है। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है AB इक्वल टू CD। तो सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूफ AB इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेंटर से बेटा अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस वाली लाइन पर, छोटे वाले कॉर्ड के लिए BC एक कॉर्ड होगी और बड़े वाले सर्किल के लिए, सॉरी छोटे वाले सर्किल के लिए BC एक कॉर्ड कहलाई जाएगी और बड़े वाले सर्किल के लिए AB एक कॉर्ड होगी। अगर सेंटर से बेटा मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जो कि किस पॉइंट पर है, अगर मैंने O पॉइंट से बेटा परपेंडिकुलर एट पॉइंट M पर डाला, तो बेटा बाय द प्रॉपर्टी, बाय द थ्योरम क्या होता है कि वो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मींस BM बराबर CM के होगा या फिर AM बराबर DM के होगा। अगर मैं छोटे सर्किल की बात करता हूं तो मैं यहां पर लिखूं कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन, मुझे लिखना है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM। मैंने एक परपेंडिकुलर OM ड्रॉ कर दिया ऑन द लाइन कौन सी बेटा AD, एक लाइन AD पर ड्रॉ कर दिया मैंने।
अब मुझे करना क्या है बेटा, मैं पहले छोटा वाला सर्किल लेता हूं मैं, ठीक, मुझे लिखना है प्रूफ, मैं लिखूंगा प्रूफ, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले इन स्मॉलेस्ट सर्किल, इन स्मॉल सर्किल लिखूंगा, ठीक है ना, छोटे वाले सर्किल में देखता हूं क्या होता है। इन स्मॉल सर्किल देखिए, तो लिखूंगा सिंस ओ एम परपेंडिकुलर, बेटा छोटे वाले सर्किल में ओ एम परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है बीसी को बाइसेक्ट करेगा, ये थ्योरम कहती है ओ एम परपेंडिकुलर बीसी, ठीक है। सो होगा क्या बेटा, यहां पर बी एम बराबर सी एम के होगा, बी एम बराबर किसके होगा, सी एम के होगा, इक्वेशन नंबर 1 थ्योरम कहती है बात के लिए। अब लिखेंगे इन लार्ज सर्किल, बड़े सर्किल में क्या होगा बेटा, इन लार्ज सर्किल में देखिए ये परपेंडिकुलर बेटा, जब ये इस लाइन पे है तो इसके लिए कॉर्ड, बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड बेटा एडी होगी, उसको बाइसेक्ट करेगा, मींस यहां पर ए एम बराबर डी एम के होगा। लिखेंगे सिंस ओ एम परपेंडिकुलर एडी, किसके एडी, सो आप गौर करो बेटा, यहां पर जब ये बड़े वाले सर्किल के एक कॉर्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन ओ एम है, तो आपको पता होना चाहिए इसको बाइसेक्ट करेगा इस वाले कॉर्ड को, मींस ए एम बराबर डी एम के होगा। तो मैं लिख सकता हूं सो ए एम इक्वल टू डी एम के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब करना कुछ नहीं है, बस ध्यान रखिए इस बात के लिए। तो मैंने यहां पर देखिए सबसे पहले बी एम बराबर सी एम लिख दिया, इधर ए एम बराबर एम डी दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करूंगा मैं, ठीक, कुछ नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले ये लिखूंगा सबट्रैक्टिंग, मैं क्या लिखूं बेटा यहां पर, मैं लिखूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, सेकंड में से माइनस करूंगा इसके लिए मैं। अब जब सेकंड में से माइनस करूंगा फर्स्ट को, तो ए एम माइनस बी एम लिखूंगा मैं, ए एम माइनस बी एम लिखूंगा बेटा यहां से, ए एम माइनस बी एम, और आर एच एस तरफ लिखूंगा बेटा डी एम माइनस सी एम, डी एम माइनस सी एम। अब फिगर में देखो बेटा, अगर मैं ए एम में से बी एम घटा दूंगा तो ए भी बचेगा ना, तो मैं इसके ए बी लिख सकता हूं, और अगर डी एम में से बेटा मैंने सी एम माइनस कर दिया, कितना बचेगा, सी डी बचेगा। अब मुझे ये प्रूफ करना है, सो ये मुझे प्रूफ करना है, तो लिखूंगा हैंस प्रूफ्ड, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 मीटर each, what is the distance between Reshma and Mandeep? देखिए इसमें ये बोला गया कि एक सर्कुलर पार्क है और सर्कुलर पार्क के अलोंग 3 लड़कियां बैठी हैं और एक गेम खेल रही है। गेम क्या है कि बेटा यहाँ पर एक रेशमा नाम की लड़की बैठी है। अगर मैं यहाँ पर एक रेशमा नाम की लड़की बैठा लेता हूँ जो कि कैपिटल आर है, और यहाँ पर बेटा क्या है, एक सलमा है बैठी हुई, और यहाँ पर एक मनदीप बैठी हुई है। इस क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है। यहाँ पर 3 लड़कियां एक सर्कुलर पार्क में बैठी हैं, रेशमा सलमा को एक बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप को बॉल फेंकती है, ठीक है ना, सलमा जो है मनदीप को बॉल फेंकती है। तो और रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है और सलमा और मनदीप की भी कितनी 6 मीटर है। अगर इस वाले सर्किल का रेडियस कितना है बच्चा लोग, यहाँ पर 5 मीटर दे रखा है। कितना 5 मीटर दे रखा है। आपको निकालना है रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। क्या निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच डिस्टेंस निकालना है। इसमें यह बोला गया क्वेश्चन में। तो देखिए इसकी रेडियस कितनी, अगर इसका सेंटर बेटा यहाँ पर मान लिया मैंने O, तो इसकी रेडियस बेटा ये वाली रेडियस होगी जो कि 5 है। OS कितना 5 होगा, गिवन दे रखा है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये 5 हो गया। अगर मैं इसको इससे मिलाती हूँ तो ये भी तो 5 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। और अगर आपको पता हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये बेटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये कॉर्ड है ना, सेंटर से हमेशा कॉर्ड डालिए परपेंडिकुलर होगा, तो जाहिर सी बात है यही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले ट्रायंगल के एरिया आप कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो अगर मैं इस वाली को हाइट कंसीडर करता हूं, किसको, RM को, अगर मैंने बेटा
OS और RM का एक इंटरसेक्शन पॉइंट M कंसीडर कर लिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ये राइट एंगल पर इसको इंटरसेक्ट करेगा। और आपको एक थ्योरम पता है कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मींस RM इक्वल टू किसका होगा, M M, चूंकि यहाँ पर M है तो बेटा इसको M डैश मान लो, ठीक है, M डैश पे होगा। अब देखिए होगा क्या कि बेटा ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए कितना हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा बेटा सॉल्यूशन डाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल का एरिया, ROS, ROS कितना होगा बच्चों लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ कि बेस कितना है, अगर बेटा ये राइट एंगल तो ये वाला बेस होगा OS, बेस कितना OS हो जाएगा, और हाइट किसका काम करेगी बेटा, M डैश R का काम करेगी, M डैश R का काम करेगी, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 1/2 OS की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, यहाँ पर हो जाएगी OS कितना 5 मीटर दे रखा है, जाहिर सी बात, तो इसको 5 मीटर लिखूंगा मैं। अब M डैश R मुझे पता नहीं है, इसको ऐसे रहने इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसके। अब देखिए मैं क्या करता हूं बेटा, इस वाले रेडियस से, इस वाले सेंटर सॉरी, एक परपेंडिकुलर डालता हूं इस पे, इस तरीके से। आपको पता है फिर थ्योरम यहाँ पे लगानी है कि किसी सेंटर से अगर आपको परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डालना है तो हमेशा कॉर्ड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, आपने पढ़ा थ्योरम। तो आपको पता है ये RS6 है, तो बेटा अगर परपेंडिकुलर ओ से इस वाली लाइन RS पर आपने एंड पॉइंट पर डाला तो जाहिर सी बात है RN कितना हो जाएगा, ये बेटा 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक। तो ये पूरा का पूरा 6 परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये थ्योरम कहती है। आपका RN 3 मिल गया, और बेटा ON आपको निकालना है, OR आपको दे रखा है 5 मीटर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले आप क्या निकालना है, ON की वैल्यू निकालो। अब मैं यहां पर लेता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूंगा बच्चों लोग में, इन ट्रायंगल ONR, इन ट्रायंगल ONR। आपको पता है कि बेटा ONR क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डाला RS पे। तो मुझे ये बताइए बेटा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, देखिए इस वाले ट्रायंगल में OR क्या है, हाइपोटेन्यूस होगा, RN क्या है, बेस होगा, और ON क्या है बेटा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं OR का स्क्वायर इक्वल टू RN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, तो लिखूंगा RO का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, RN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहां से RO की वैल्यू कितनी है, RO की वैल्यू बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहां से RN कितना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहां से ON आपको निकालना है, तो यहां से देखिए ON की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 9 मीन 16, और यहां से ON आपको मिल जाएगा 4 मीटर, ठीक। ON 4 मिल गया। अब करना क्या है, जब ON आपको 4 मिल गया तो मैं इसको परपेंडिकुलर मान के, इसको बेस मान के इस वाले ट्रायंगल का एरिया फिर निकालूंगा। तो आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल एरिया, ORS कितना होगा, हाफ, बेस कितना होगा, बेस बेटा RS, और हाइट कितना होगा, हाइट बेटा हमने ON मानी है इसकी। तो बेटा देखिए RS कितना, RS आपका 6 है, और ON निकाला मैंने कितना 4 मीटर निकाला है, ठीक है। तो 2 3 या 6, 3 4 या 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ट्रायंगल ORS का एरिया है, और ये भी ORS का एरिया, दोनों इक्वल होंगी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाई दैट इक्वेशन 1 जो होगी वो बराबर होगी इक्वेशन सेकंड के बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू 5 इंटू M डैश R आपको निकालना है, ये आपके 12 दे रखी है। यहां से देखिए अगर मैं यहां से M डैश R निकालना चाहूं तो कितना होगा, ये 24/5 हो जाएगा, 24/5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए M डैश R बेटा, M डैश R बराबर M डैश M को होगा, क्योंकि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर RM निकालना है आपके लिए तो इंप्लाई दैट RM इक्वल टू हमेशा इसका डबल हो जाएगा M डैश R का। जब मैं डबल करूं कितना आएगा देखिए यहां से, तो यहां से 2 इंटू 24/5, तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो यहां से RM की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको निकालना है। देखिए इसको 24 को 2 से मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा, 48 को 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा,
5 9 जा 45 और 5 6 जा 30, तो कितना आ जाएगा 9.6 मीटर। ठीक है ना, ये आपको निकालना है मनदीप और रेशमा की बीच की डिस्टेंस। इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18। ठीक है, A circular park of radius 20 meters is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayyid, David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. देखिए, एक बेटा सर्कुलर पार्क है। सबसे पहले सर्कल बना लो। तो सर्कल बनाऊंगा मैं, देखो मैंने सर्कल बना लिया इस तरीके से। अब ये बोल रहे हैं कि बेटा 3 लड़के और 3 लड़के बेटा इक्वल डिस्टेंस पर बैठे एक ट्राइंगुलर शेप में। ठीक है ना, 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय। अब जो 3 लड़के बैठे हैं बेटा, माना ये है आपका, सपोज कर लो अंकुर, ए फॉर अंकुर, बेटा एस फॉर सैयद और डी फॉर डेविड। अब चूंकि तीनों के तीनों बेटा इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात ये क्या बनाते होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, है नहीं। ये इसके इक्वल होगा कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। इस सर्किल का सेंटर बेटा मैंने अगर वो कंसीडर कर लिया, और सर्किल की रेडियस दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है बच्चा लोग, 20 मीटर दे रखी है। ठीक है ना, तो बेटा ये भी रेडियस 20 मीटर होगी, और ये वाली भी 20 होगी, और ये वाली भी 20 होगी। बताओ, अगर मैंने इस वाले सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो यहां से लेके यहां तक अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अगर यहाँ एम पर डाला मैंने यहाँ पर, और यहां से परपेंडिकुलर मैंने एन पर डाला, और यहां पर जो है ओ पर डाला, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। दोनों डिस्टेंस सारी कैसी इक्वल है। ठीक है ना, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल के एरिया निकालूं जिसकी साइड x प्लस एक्स मीन 2x है, तो मेरे हिसाब से कितना होगा ये बताइए। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x की वैल्यू। ठीक है ना, मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि ये इसको टेलीफोन से बात कर रहा है, तो इसके उसके बीच की जो स्ट्रिंग की डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है, क्योंकि सबकी सब डिस्टेंस कैसे इक्वल दे रखी है। तो देखिए, मैं अगर इस पूरे ट्राइंगल के एरिया निकालूं जिसकी साइड x प्लस एक्स 2x है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले लिखूंगा सिंस AS इक्वल टू किसको जाएगा, SD के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, DA के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, सो ट्राइंगल ASD विल बी अ इक्विलैटरल। कैसा होगा ये, इक्विलैटरल होगा। ये कैसा होगा, इक्विलैटरल होगा। ठीक है ना, अब इक्विलैटरल है तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD कितना होगा, कितना होगा, फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। और जो साइड स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर साइड कितनी दे रखी है ट्राइंगल की, x प्लस एक्स 2x, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब देखिए बेटा, अगर मैं एक पर्टिकुलर इस वाले ट्राइंगल के एरिया निकालूं, ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 20 है और ये वाला x है, तो मैं सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालता हूं, ये वाली हाइट कितनी होगी। तो ये चूंकि परपेंडिकुलर है, तो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो OM मुझे निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये x दे रखा है, ये 20 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ बेटा, OMS, इन ट्राइंगल OMS। तो यहां से मुझे बताइए कि OS का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस होगी, बराबर होगा OM का स्क्वायर और प्लस MS का स्क्वायर। ठीक है ना, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बेटा OS कितना 20 है, तो ये 400 हो जाएगा। OM का स्क्वायर कितना होगा बेटा, मुझे निकालना है, OM का स्क्वायर निकालना है, और MS कितना x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो OM स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो OM की वैल्यू हो जाएगी बच्चा लोग √400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो उसके लिए। अब देखिए, मुझे अगर इस वाले ट्राइंगल के एरिया निकालना है, इस वाले ट्राइंगल का AOM का, ठीक है ना, AOM का निकालना है, AOS सॉरी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOS कितना हो जाएगा बताइए, इक्वल टू होगा 1/2, बेस कितना बेटा x प्लस एक्स मीन्स 2x, और हाइट कितना OM। ठीक है ना, OM की वैल्यू कितनी है अगर मैं यहाँ देखूं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से OM की वैल्यू लिख सकता हूँ √400
माइनस एक्स स्क्वायर, ये रख सकता हूं मैं, ठीक। तो देखिए अगर मैं बेटा इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, लेकिन पूरे ट्राइंगल का मुझे निकालना है, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले का एरिया प्लस इस वाले का एरिया, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम जो है इस पूरे ट्राइंगल के बराबर होगा। अब चूंकि बेटा ये तीनों ट्राइंगल इक्वल है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं इंप्लाई दैट 3 इंटू इस वाले ट्राइंगल के एरिया मीन्स हाफ 2x इंटू रूट ऑफ 400 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा, इसके बराबर होगा पूरे ट्राइंगल के एरिया के, मीन्स √3/4 साइड स्क्वायर का मतलब है 2x का होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करने लेना है। अब देखिए होगा क्या, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहां से देखिए ये बनेगा 3x √400 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, 4 से कट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो √3x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है, मुझे करना है मल्टीप्लाई, ठीक। यहां से एक चीज और बेटा, एक x से एक x कैंसिल हो गया ये, और यहां से देखिए ये बचेगा √400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखिए √3x और ये वाला अपॉन में 3 पहुंच जाएगा। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूं, ठीक है। अगले पेज पे देखता हूं मैं क्या करना है। 400 इसको जो बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, देखिए हम यहां तक आ गए थे, √400 हम यहां तक आ गए थे बेटा, ठीक है ना, यहां तक आ गए थे हम। 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3/3x, यहां तक आ गए थे। मैं करूंगा बेटा मैं स्क्वायरिंग, यह लिखता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बी हैव, इसको स्क्वायर में बेटा 400 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इसके स्क्वायर में 3/9 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3 या 9 होता है, ठीक है ना। इसको उठा के बेटा इधर ले जाओ, ये 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और ये माइनस का एक्स का प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन में 3 और ये बेटा हो जाएगा 400, 4 का 100 टाइम जाएगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पे देखिए 100 इंटू 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा √100 इंटू 3, ये कितना बनेगा बेटा 10√3 मीटर। तो बेटा इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 10√3 आ रही है, लेकिन यहां पर मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इन दोनों पर्सन की बीच की डिस्टेंस निकालना है, स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग का मतलब है कि ये इससे बात करेगा तो एक स्ट्रिंग इसके बीच में बना होगा, मीन्स आपको x प्लस एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए x को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू x प्लस एक्स होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बेटा 10√3, तो 10√3 प्लस 10√3 कितना आ जाएगा 20√3 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा मीटर में आएगा बेटा, और ये मुझे निकालना था, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से करना, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से आपको पहले बाई इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम आपने ये निकाल लेना है, पूरा सॉल्व करना है। x आपको मिल जाएगा, x कितना आ गया, x बेटा आपका यहां से आ गया 10√3। स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस एक्स करना, क्योंकि ये वाली और ये वाली लेंथ दोनों के इक्वल है, तो यहां से यहां तक की लेंथ आपको निकालना है, तो x प्लस एक्स करना पड़ेगा, मतलब x प्लस एक्स आप करना पड़ेगा, और x प्लस एक्स का मतलब बेटा यहाँ पर 20√3। और ये सेशन बेटा आपका एंड होता हुआ, आई होप ये समझ में आया होगा। किसी भी तरह को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट की तरफ और एक बेहतरीन एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।